अभी जैसे कि किसी शो में कुछ बातें निकल के है बिलीफ सिस्टम के बारे में कि हमें पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ करके हमें नए बिलीफ सिस्टम को अपनाना होगा, राइट? तो इसमें क्या बात आई? इसमें बात आई कि मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो इसमें बोला गया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। ये बात निकल करके आई। बहुत पहले से हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम रहा है, या हम ये जनरली सुनते आए हैं कि आपको अक्सर कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा पहले कि ये बात क्या है, इसको किस संदर्भ में लेना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हम बातों को इन डेप्थ में नहीं समझते हैं, या उसकी वजह से हम लोग उसको मिसकॉन्सेप्शन में या हम गलत वे में लेके चले जाते हैं। देखो, जो पुरानी बात बहुत पहले से जो कही गई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पे कुछ पाने और कुछ खोने का मतलब ये होता है, इसको मॉडर्न टर्म में और मैनेजमेंट की लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो जिसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? यानी आपके सामने हमेशा दो बराबर की चुनौतियां होती हैं, या दो बराबर के चॉइसेस होती हैं लाइफ में। सपोज करो आपको एक डिसीजन लेना है, या चूज करना है दो चीजों में से आपके पास सेम टाइम पे, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज ही ले सकते हो आप। जैसे सपोज करो, और अक्सर हमेशा हम एक साथ दो चीजें नहीं कर सकते, या तो आप सो सकते हो या तो आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको नींद की जरूरत हो, आपको नींद नहीं ले पाओ। तो एक समय पे हम कोई एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। इसी तो जो दूसरी चीज आप खोते हो, जो मान लो आपने पढ़ाई करने का सेलेक्ट किया, तो आप सो सकते थे उसकी जगह, तो आप सोए नहीं, आपने पढ़ाई करी, तो सोना जो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। यानी जो हमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है इन द सिंपल टर्म्स में। और इसको सिंप्लीफाई टर्म में अगर समझोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, आप एक टाइम पे आपके पास दो कंपनियों के ऑफर लेटर थे। एक कंपनी के पास, एक कंपनी आपको दिल्ली में है सपोज करो, और वहां पे आपके पास कोई भी एक एमएनसी कंपनी है, उसमें आपको जॉब ऑफर मिला, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपके पास एक और कंपनी का ऑफर है, ऑफर लेटर है, उसका वो यूएसए में है, यूएस में है, कनाडा में है, या आउट ऑफ इंडिया में। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया में कोई एक एमएनसी है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं आपके होम टाउन में, और एक ऑफर आपको मिला है आपके होम टाउन से बाहर, यानी आउट ऑफ द इंडिया, फॉरेन का। अब आप क्या ज्वाइन करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं? अगर मान लो आप इंडिया का ज्वाइन करते हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी इंडिया में। अगर आपने जॉब ज्वाइन किया, यानी होम टाउन पे अगर आपने ज्वाइन किया, कि अपने पेरेंट्स के साथ रहना आपने सेलेक्ट किया, अगर होम टाउन माने होम टाउन सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो आप अगर अपने फैमिली के साथ रहना सेलेक्ट करते हैं, राइट, इंडियन जॉब को सेलेक्ट करते हैं, आपके होम टाउन पे दिल्ली में रह रहे हैं आप, या मुंबई में, जहां भी आपका होम टाउन है, या जहां पे भी आप लोकल में करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे? यूएस की जो जॉब आपके पास थी, या यूके की जो जॉब थी, जो आपके आउट ऑफ इंडिया के बाहर की जो जॉब थी, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको अगर फैमिली का साथ चाहिए, तो आपको यूएस की जॉब छोड़नी पड़ रही है। इसी को बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जाती है। यानी एक अपॉर्चुनिटी, यानी दोनों बराबर अपॉर्चुनिटी थे, दो जॉब के ऑप्शन थे आपके पास। एक इंडिया में था आपकी फैमिली के साथ रहने के लिए, पेरेंट्स के साथ आप रह सकते थे, मम्मी पापा अपने दोस्त यारों के बाद अपने रिश्तेदारों के बीच में रह सकते थे। मान लो आप दिल्ली के हो और वहीं पे आपको मिल रही थी एमएनसी में, और एक ऑप्शन आपको मिल रहा था यूएस में, तो बाहर जाने का मौका मिल रहा था यूएस में या यूके में जाकर के सेटल होने का मौका मिल रहा था। तो अगर आपने फैमिली को चूज किया, तो आपको बाहर जाने का मौका जो लूज करना पड़ रहा है, यानी जो वो अपॉर्चुनिटी, तो ये होता है। यानी आपने अगर अगर फैमिली सेलेक्ट करी, तो आपको यूएस यूके की जॉब छूट रही है, हो सकता है वहां पे बहुत ग्रोथ हो, यहाँ पे पैकेज भी ज्यादा हो। तो ये जो फैमिली के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो यहाँ पे आपका पैकेज 10 लाख का था, वहां पे हो सकता है आपको 40 लाख का पैकेज मिल रहा हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 40 लाख का जो पैकेज आपने छोड़ा, राइट? तो कुछ पाने के लिए, यानी आपने फैमिली को पाने के लिए एक बड़ा पैकेज छोड़ा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आई होप क्लियर होगा। और लेकिन अगर आप फैमिली को छोड़ करके आपने चूज किया यूएस की जॉब, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। तो जो वो 40 लाख का पैकेज तो मिला, लेकिन उसके लिए आपने क्या खोना पड़ा? आपको आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा। आप अपनी फैमिली से दूर हैं, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई फैमिली का सेक्रीफाइस। यानी अब आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने लोकल फ्रेंड्स के सर्किल से दूर हो रहे हैं, राइट? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 100% कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी जाकर के आपको कुछ चीज मिलती है।
तो अगर आप फैमिली चूज करते हैं तो आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज करी यूएस यूके की, और अगर यूएस यूके की जॉब सेलेक्ट करते हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी लूज करी अपनी फैमिली को, राइट, अपने फैमिली लूज करी। ये दोनों अल्टरनेट चलते रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसी को बिजनेस टर्म्स में भी, ये इकोनॉमिकल टर्म्स है जिसको हम लोग मैनेजमेंट के टर्म्स में, यानी जिन लोगों ने मैनेजमेंट टर्म्स को पढ़ा हुआ, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ, वो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे ओल्ड एज सिस्टम यानी हमारा बिलीफ सिस्टम देखिए कितना अच्छा था। ये कहावत हमारे हर व्यक्ति ने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आज मॉडर्न साइंस में यही चीज यूज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में। लेकिन अगर आप इसका महत्व नहीं समझेंगे, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो लोग आपको मिसगाइड कर देंगे। तो कोई कुछ भी कहेगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। देखिए करना तो आपको पड़ता ही है, आप हर समय कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है तो करने के लिए तो हम लोग हर समय कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सो रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। आप जॉब नहीं कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे। और भी इसको हम लोग बहुत तरीके से समझ सकते हैं, बट मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के लिए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप ये समझ जाइए कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको अपनी प्रिय चीज छोड़नी पड़ती है, तभी आप कोई दूसरी प्रिय चीज पाते हो। वो हमेशा चलता रहता है आपके पास हो। आप इसको और तरीके से समझना चाहते हो तो हो सकता है आपके साथ एक साथ ही कई बार दो लड़कियों दो गर्लफ्रेंड के ऑफर आ जाए, यानी दो लड़कियों ने आपको सेलेक्ट कर लिया या दो लड़कियों ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जॉब में आपके दो प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकते हैं, तीन एक्सेप्ट हो सकते हैं, उसी तरीके से आपने प्रपोज किया किसी लड़की को, आपने प्रपोज किया, किसी ने आपको प्रपोज कर दिया। या ये भी हो सकता है कि आप मार्केट में कहीं गए थे कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, वहां पे भी हो सकता है। इसको मार्केटिंग के टर्म में भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इन चीजों को हम बाद में अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ एक इन जनरल वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स में समझेंगे जो सब लोग समझ सकते हैं। हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ बिजनेस टर्म्स में नहीं जाएंगे। तो आई होप कि सिंपल टर्म्स में इसका मतलब आप सभी को आ गया होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जा रही है। आप अगर मान लीजिए कि और वो पैरेलल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसकी भी बात है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्टिव वर्क को और एक नॉन प्रोडक्टिव वर्क को, आप प्रोडक्टिव वर्क के चलते नॉन प्रोडक्टिव वर्क को छोड़ रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल बात की। अब जैसे आपके पास आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन बनने का, राइट, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को सिक्योर जॉब भी चाहिए, या आपका इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार बिजनेस के साथ जॉब, या देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन हो सकता है बिजनेस का और जॉब करने का। अब आप अगर बिजनेस करते हो, आपके पास जॉब ऑफर थे, आपने जॉब छोड़ दी और आपने बिजनेस किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही है आपका जॉब। और आपने जॉब कर ली, बिजनेस भी कर सकते थे, बिजनेस नहीं किया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिजनेस। आप मान लो बिजनेस फैमिली से हो और आपके पास सेटल बिजनेस था पेरेंट्स का, आपने बोला नहीं मैं इसको नहीं करूंगा, मैं जॉब करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी एक्स वाई जेड वट एवर आपका इंटरेस्ट है वो है। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ता है, और एक अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास बराबर की दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप कोई भी रास्ता जब चूज करते हो, जैसा कि बताया हमने पहले भी कि कभी भी आप रास्ते, आपके पास हमेशा दो राह पे जिंदगी आके खड़ी हो जाती है, और वहां से आपको डिसाइड करना होता है कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, या एक रास्ता जो है बहुत आसान दिख रहा होता है और एक रास्ता बड़ा मुश्किल दिख रहा होता है। जैसे बहुत, ये बात मैं और क्लेरिफाई करना चाहूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ द इंटरप्रेन्योर्स के टर्म में समझिए। बहुत सारे आज नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस पीपल्स आ रहे हैं, और तो हर वो व्यक्ति जो बिजनेस में है ना, उसके पास एक जॉब का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन वो जॉब का ऑप्शन छोड़ता है। यानी वो जॉब जॉब में क्या होता है, उसके पास सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, फिक्स इनकम होती है उसके पास उसकी, है ना, बहुत जल्दी नाम मिल जाता है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, किसी एमएनसी में जॉब लग गई, 20,000 रुपए भी अगर उसको मिल रहे हैं या 30,000 रुपए भी मिल रहे हैं, तो उसका अच्छा खासा समाज में रेपू बन जाता है। सब लोग उसको इज्जत की नजरों से देखने लग जाते हैं। बहुत जल्दी उसको फेम मिल जाएगा, बहुत जल्दी शादी के लिए रिश्ते मिलने लग जाएंगे। ये सारी चीजें, ये एक आसान तरीका होता है। तो आपके रास्ते हैं, आप आसान सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप जॉब गेट कर लीजिए। पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई कंप्लीट होती है, आपने एक जॉब गेट कर ली, 20,000 से शुरू किया, 25,000 से 50,000 से वट एवर इट इज, ये आपके पास एक रास्ता होता है। अब इसी के सामने दूसरा ऑप्शन, आप जॉब ना करके आप खुद का सेल्फ स्टार्टअप या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अपने चैलेंजेस होते हैं। ये रास्ता आपको बहुत आसानी से नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, बहुत सारी आपको
बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे खोनी पड़ती है। तो जब बिजनेस की सक्सेस 5 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, हो सकता है बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए, और उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें खोनी पड़ेगी। वो सारी चीजें जो आप खो रहे हो, जैसे नेम फेम आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आप स्टार्टअप अगर कर रहे हो, आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया, शुरू में सक्सेस मिलेगी नहीं, या टाइम से मिलेगी, टाइम लग सकता है। इसकी संभावना बहुत कम होती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो और शुरू में ही सक्सेस मिल जाए। या हो सकता है बिजनेस स्टार्ट किया 6 महीने तक तो सक्सेस मिली, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल आ गया, तो क्रिटिसिज्म चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जो आप जॉब में पा सकते हैं, तो वो सारा चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपकी आपके आपके शादी के रिश्ते भी आने कम हो जाएंगे बिजनेस में सुन करके, है ना। ये समाज की चीजें हैं, जनरली आप अपने इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं, बस आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को सही तरीके से, राइट, एक सही डायरेक्शन में, तो आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात की हमने, और कुछ पाने के लिए कुछ खोने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जब भी कुछ भी आपको अगर पाना है, तो कुछ ना कुछ आपको खोना जरूर पड़ेगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी। अब बड़ी चीज आपको पानी है तो कोई सस्ती चीज खोनी पड़ेगी और रिस्क लेना पड़ेगा। अब आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो बिजनेस, अब आपने जॉब सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं खोया। आपने जॉब सेलेक्ट कर लिया, आपकी एक फिक्स इनकम होने लगी, आपको नेम फेम जल्दी मिल गया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी चीज खोई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे थी कि आप बिजनेस कर सकते थे, आपके अंदर हो सकता है इतना टैलेंट रहा हो, या आप बिजनेस में जाते तो हो सकता है एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, आप 10 लोगों को जॉब दे सकते थे, या आपका टर्नओवर या आपका प्रॉफिटेबिलिटी, अब मान लो जॉब में आप 1 लाख रुपए कमाते हो महीने का, बिजनेसमैन होकर के 10 लाख कमा सकते थे, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जॉब सेलेक्ट किया, बिजनेस नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी जॉब अगर सेलेक्ट किया तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, और बिजनेस सेलेक्ट किया तो जो जॉब में जो चीजें मिल रही वो आपको लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में भी कुछ मिलेगा और जॉब में भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से सिर्फ जॉब में मिल रहा है, बिजनेस में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, बिजनेस में भी कुछ मिल रहा है और जॉब में भी मिल रहा है। तो जॉब में जो मिल रहा है वो चीज के लिए आपने अगर जॉब सेलेक्ट कर ली, तो बिजनेस में जो मिलने वाला है वो चीज आपने लूज कर दिया, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, राइट। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। जिनको एग्री करना वो कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई वो नहीं, बट आई एम नॉट एग्री विद दैट थिंग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। एंड मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगा कि देखिए, हम कोई भी बात को सिर्फ बोल करके ना निकल जाए, हम उसको जो है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, जॉब के लिए आते हैं, हम लोग बहुत सारी ये प्रॉब्लम देखते हैं, हम ट्रेन करते हैं पीपल को, तो उनका माइंडसेट जो है, ये बिलीफ सिस्टम उनका बहुत गलत बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है। और गलत बिलीफ सिस्टम क्या होता है, आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम आप ना बना लें जो आपको आगे बढ़ने में हर्डल, आप अब देखो, अगर मैं कोई भी बात प्रिंट मीडिया में डाल रहा हूं या जो वीडियो के थ्रू डाल रहा हूं, वो बात सदा के लिए रहने वाली है, राइट। उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे, आज नहीं कोई सुनेगा, 10 साल बाद सुनेगा, और वो रहने वाली है। अब जो भी मैं बात बोल रहा हूं, एक एक शब्द मेरे जो है वो रिकॉर्डेड है, राइट, और वो कभी ना कभी किसी न किसी तक पहुंचेंगे। और अगर मेरे शब्दों से, मेरी कही हुई बातों से किसी ने गलत बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया, तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। और हमें ये हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब भी हम कोई प्रिंट मीडिया में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, तो रिटन कम्युनिकेशन का बेसिक फार्मूला ये होता है कि जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन दे रहे हैं, जैसे जो सदा के लिए रहने वाला है, ओरल कम्युनिकेशन का क्या होता है कि मैंने 1 to 1 किसी से बात करी और निकल गया, तो वहां पे हम अगर कुछ गलत भी बोल देते तो कोई बात नहीं, वो 1 ही तक है या 2 ही तक रहेगी। लेकिन जो ऐसा मीडिया का हमने अगर यूज कर लिया जो कि जिसकी रीच बहुत बड़ी है, तो वहां पे हम जब भी कोई भी बात बोले तो उसको बहुत तोल मोल करके, बहुत अच्छे से समझ करके, उसके हर पहलू को, यानी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस बिलीफ सिस्टम से कोई पॉजिटिव बिलीफ लेकर के सक्सेस हो, ठीक है, लेकिन कोई फेल नहीं होना चाहिए हमारे बिलीफ सिस्टम से। मेरा जो मानना है ये, जैसे हमारा जजमेंट का भी कहा जाता ना कि 100 बेईमान छूट जाए, लेकिन एक ईमानदार को, यानी एक नॉन गिल्टी को सजा नहीं होनी चाहिए, जो हमारा जुडिशरी जो बोलता है, जो कि तो उसी तरीके से मेरा जो मानना है कि जब भी हम प्रिंट मीडिया बोले, तो हम कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम, यानी कोई गलत रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो है लोगों के बीच में या हमारी ऑडियंस के बीच में ना डेवलप करा दे, जिससे कि उनका करियर स्पॉइल हो जाए, या उनके अंदर एक मोटिवेशन के लिए वो सुनने आए थे लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाए, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो मेरा जो इसमें अल्टीमेट मेरी ये रहेगा कि कुछ पाने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ रहिए, और जो खोना है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक समय पे आप 2 काम कर सकते हैं, 2 जॉब हो सकती हैं, जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
अब आप इसके बाद आप खुद से अपना आकलन करिए और खुद से अपने सेंसेस और अपने दिमाग को चलाइए और देखिए कि आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है। ठीक है, दोनों अपॉर्चुनिटीज को आप तोलिए मोलिए, उनको अच्छे से परखिए और आपकी जो सिचुएशन कहती है, आपकी जो कंडीशन कहती है, आपके लिए क्या प्रायोरिटाइजेशन है, उस प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से आप अपनी अपॉर्चुनिटी को चूज करिए। राइट। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात जो कही गई थी, दूसरी जो बात आती है निकल करके, उसमें ये दूसरी बात जो कही गई है वो है जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। हमारा बहुत पुराना बिलीफ सिस्टम है, ज्यादातर आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि जितनी चादर उतना पैर पसारना। अब देखिए जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसका मतलब नहीं समझते होंगे कि जो हमारे हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी बोला ना, हमने बोला कि जानकारी और ज्ञान में डिफरेंस इसीलिए होना बहुत जरूरी होता है कि जानकारी तो सबको है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है लोगों के पास। जानकारी तो है कि जितनी चादर उतना पैर पसारना, सुन सब ने लिया है और इसको कई बार लोग यूज भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या है, इसका मतलब क्या है और ये किस संदर्भ में कही गई, ये नहीं जानते। जब आप ये चीज नहीं जानोगे तो इसका सही तरीके से उपयोग या इसका सही बिलीफ सिस्टम आप अपने लाइफ में नहीं बना पाओगे। तो इसका सही मायने क्या होता है, जितनी चादर उतना पैर पसारने का मतलब यहाँ पे होता है, जब ये उस बिलीफ सिस्टम की बात की गई है। यहाँ पे चादर का मतलब कोई बेड में बिछा हुआ चादर नहीं है कि हमने सिंगल बेड का चादर को डबल बेड का चादर कर लेना, नहीं। यहाँ पे इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जितना चादर उतना पैर पसारने का मतलब यहाँ पे ओढ़ने वाली चादर से मतलब नहीं है, या कि हम सिंगल बेड की चादर को हम डबल बेड की चादर ले आएंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि चादर का मतलब यहाँ पे बोला गया है जितना पैर आप उतना ही पसारिए, जितना आपका चादर हो का मतलब होता है कि आप अपने पैर उतना ही फैलाइए, अपने आप को उतना ही फैलाइए, अपने ऊपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, अपने ऊपर उतना ही काम लीजिए जितनी आपकी क्षमता है। चादर का यहाँ पे मतलब है क्षमता से मतलब होता है, कैपेसिटी की बात की गई है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है। राइट। अगर आपकी कैपेसिटी है 5 किलो का वजन उठाने की, तो अगर आपके घर में कोई काम हो रहा है, गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं और उनको उठा करके अंदर रखना है लेट से, तो आप सिर्फ आपकी क्षमता अगर 10 किलो तक की बोरी उठाने की है तो आप 50 किलो की बोरी उठाने के लिए मत चले जाइए। अन्यथा क्या होगा कि अगर आपका वेट उठाने का कैपेसिटी 10 किलो का है और आप 50 केजी का वेट उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो सकता है कि कमर टूट जाए, हो सकता है आपके पेट में नस खिंचाव आ जाए, या किसी भी और तरीके की मस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, मस्कुलर पेन हो सकता है। तो यहाँ पे बात की, आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही पैर पसारने हैं। यानी आपकी क्षमता है 10 किलो की और किसी ने बोला कि भाई वो बोरी उठा लेना, और आप जाकर के पहलवानी दिखाने के लिए या लड़की को इंप्रेस करने के लिए आपने 50 किलो की बोरी झटके में तो उठा ली, लेकिन कमर टूट गई। तो यहाँ पे जितनी चादर उतनी पैर पसारने का मतलब होता है कि जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता को तोल मोल करके, अपनी क्षमता को जान करके ही आगे अपना कार्य करिए। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, अब क्षमता को समझ में आ गया, कैपेसिटी की बात की गई यहाँ पे चादर का मतलब है कैपेसिटी। आप जिम जाते हो और जिम में जाने के बाद आपका वेट मान लो कि 50 किलो का वेट है अभी, या आप 70 किलो के वेट के हो और आप गए, तो आप क्या करते हो, आप वेट उठाना शुरू करते हो। 10 किलो का वेट उठाया, आपने देखा 10 किलो का वेट इजीली उठ जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 15 का उठाओगे, 20 का उठाओगे। फिर आपने 20 किलो का उठाया, 20 किलो की वेट से आप एक्सरसाइज अच्छे से कर ले रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी 20 की है। आपका ट्रेनर आपको बोलेगा बेटा कि अभी आप 20 से ही लगाओ। राइट, वो आपकी कैपेसिटी, जब भी आप ट्रेनिंग में जिम में जाओगे तो आपको ट्रेनर अगर अच्छा होगा तो वो आपकी कैपेसिटी को चेक करेगा, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज का प्लान देगा। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी, आप ट्रेनर के साथ नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ मोटिवेट होकर के चले गए, तो आप क्या करोगे, अपनी क्षमता से ज्यादा का वेट उठाने की कोशिश करोगे और उसमें हो सकता है आपको कोई डिसबैलेंस हो जाए, मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये डबल बेड का चादर बिछाने के चक्कर में आपने 200 किलो का वेट उठा लिया और आपकी छाती फट गई ठीक है। तो हमको यही चीज को हर फील्ड में देखना है। जॉब अपॉर्चुनिटी, आप जॉब में है, आप एजुकेशन में है। राइट, इसी को मॉडर्न टर्म में इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है कि जब हम लोग प्लान करते हैं। राइट, क्षमता की बात यहाँ पे क्योंकि अब इसको बिजनेस टर्म्स में और मैनेजमेंट के फॉर्म में भी अगर आप समझना चाहो तो समझ लो। हमारा पहले से बिलीफ सिस्टम था कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना। अब मॉडर्न टर्म में यानी मॉडर्न मैनेजमेंट में या बिजनेस मैनेजमेंट में क्या बोली जाती है, एक बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जब हम प्लान करते हैं, प्लानिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है, पहला वर्ड आता है प्लानिंग। तो जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। तो उसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं कि प्लान शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक। प्लानिंग जब भी हम करें वो रियलिस्टिक हो और जो भी चीज हम लोग प्लान कर रहे हैं वो अचीवेबल होना चाहिए। राइट,
समझ में है? यानी कि जब भी हम लोग प्लान करते हैं, यानी आप सपोज करिए आपको प्लान करना है किसी भी चीज के बारे में, आप अपने बिजनेस के टारगेट सेट कर रहे हैं, सेल्स टारगेट सेट कर रहे हैं, राइट? तो जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारने का मतलब, इसको इस टर्म में भी समझिए। यहां पे कैपेसिटी की बात की है। अब आपको अपने बिजनेस टर्म्स में प्लान करने बैठे हैं, अब आपने प्लान करना है आपके पास टीम कितनी है, कैपेसिटी की बात करें तो आपकी टीम की कैपेसिटी होगी, आपकी टीम है 10 लोगों की, और उन 10 लोगों की कैपेसिटी, हर बंदा ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकता है मान लो 1 लाख की, तो 10 लाख की सेल्स का टारगेट, सेल्स इजिली आपकी हो सकती है, कैपेसिटी आपकी 10 लाख की है। एक एक बंदा अगर 1-1 लाख की सेल करता है, 10 बंदे आपके पास सेल्स है, तो 10 लाख हो गया। लेकिन आप प्लान करने बैठे और जोश में आकर के आपने बोला कि नहीं, हमें सिंगल बेड की चादर से काम नहीं चल रहा, अपन डबल बेड की चादर लगाएंगे। तो आपने बिना अपनी कैपेसिटी को जाने, आपने डबल बेड की चादर के हिसाब से आपने 10 बंदों को क्या दिया, टारगेट दे दिया कितने का, बोले अब तुम सब लोग ना 1-1 लाख की सेल नहीं करोगे, आप लोग 5-5 लाख की सेल करोगे, राइट? आपने इस बात को नहीं ध्यान दिया कि रिसेशन चल रहा है, आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि मार्केट स्लो डाउन पे है, इन सारी चीजों का एनालिसिस नहीं किया और आप प्लानिंग करने बैठे, और आपने मोटिवेट होकर के, जो आपका मैनेजर तो मोटिवेट हो गया इस तरह की बातें सुन करके कि पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ करके हमें जितनी चादर उतना पैर नहीं पसारना, अब हमको डबल बेड की चादर लेनी, तो वो गया और उसने सीधे हर चीज को डबल कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने टारगेट डबल कर दिया सभी की। समझ में आ रहा है? हाँ। तो आप भी जब मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हो तो इन बातों का ध्यान में रखोगे। बेसिक प्रिंसिपल हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, है ना, कि जब भी प्लान करोगे, वो पहला क्या होता है, प्लानिंग आप जब भी करें, टारगेट शुड बी अचीवेबल, यानी प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, और जो भी हम प्लान करें वो अचीवेबल होनी चाहिए, यानी रियल वर्ल्ड में उसको किया जा सकना है। आप चांद तारे तोड़ने वाली प्लानिंग करके बैठ जाते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको डिप्रेशन ही मिलेगा, उससे आप डिप्रेस हो जाओगे, राइट? क्योंकि जो भी हम मोटिवेशन कहां से आता है, आपने 1-1 लाख का वो टारगेट दे रहे थे, वो लोग 1-1 लाख का कर रहे थे, वो हर महीने मोटिवेटेड होकर के अगले महीने काम करने जाएंगे। अचानक आपने डबल कर दिया, आपने 2 लाख का टारगेट दे दिया, सबको 2 लाख का टारगेट दे दिया, ठीक है? अब वो क्या होगा कि वो पहले आपने अब उनका टारगेट आपने डबल बेड की चादर उनको दे दी, उनकी कैपेसिटी 1 लाख की थी, आपने बिना कोई उनकी कैपेसिटी बिल्ड किए हुए, ना तो आपने उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ना तो आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, ना ही उनको समय दिया उनको तैयार होने के लिए। तो अब जस्ट सिर्फ सुन करके हमने, ठीक है आज से अपन डबल बेड की चादर बिछाएंगे, और हमने टारगेट डबल कर दिए, तो हमने 1 लाख वाले को 2 लाख बोल दिया, हमने 20 लाख का टारगेट सेट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि वो बंदे उस महीने हो सकता है 10 लाख का भी टारगेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करने का प्रयास कर दिया बिना कैपेसिटी को इंक्रीज किए हुए। तो इस मैनर में अगर इस बात को लोगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। अब इसका सही तरीका क्या होता है कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारने का सही तरीका क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, जब आप प्लानिंग करने बैठे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रिसेंटली, यानी स्वॉट एनालिसिस करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये हम बिजनेस मैनेजमेंट में सीखते हैं। ये सारी चीजों को, ये सारे बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये सब पहले से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो चले आ रहे हैं, और हमें इनको बदलने की जरूरत नहीं है। हम इनको अगर अच्छे से समझ ले तो इनसे ही हम बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं, और ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब अगर मान लो कि हमें अपनी चादर को बड़ी करनी है, चादर बड़ी करने का मतलब यहाँ पे आई होप अगर जो एजुकेटर हैं या जिन्होंने ये बात बोली उसको अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो यूथ के लिए बहुत आसान हो जाता। जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चादर का मतलब होता है, जो पुराने बिलीफ सिस्टम में था, चादर का मतलब होता है आपकी कैपेसिटी से, यहाँ पे था जो मुहावरा कहा गया था उसमें कैपेसिटी की बात की गई थी। अब आपको अपनी चादर को अगर बड़ा करना है तो, और अपने टारगेट्स बड़े करने हैं, तो आपको चादर बड़ा करने के लिए का मतलब होता है आपको अपनी कैपेसिटी बड़ी करनी है। तो आपको प्रॉपर उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कैपेसिटी बढ़ाने के बाद अपनी स्किल्स को और डेवलप करते हैं, अपनी कैपेसिटी को और जो भी आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट है, मैन पावर बढ़ाना पड़ रहा है, मैन पावर बढ़ा देते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं, और उसके बाद आप इसको बड़े टारगेट्स में लेके जाते हैं, तो वो वहां पे वर्क करेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे बात ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। चादर का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात है, अपनी स्ट्रेंथ स्किल्स की बात है। आपको स्किल्स हैं, अपनी स्किल्स को और मजबूत करिए। जो काम पहले आप 4 घंटे में करते थे, आप उसको अब 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में करने की कोशिश करिए, या 3 घंटे में करने की कोशिश करिए। तो 4 घंटे का काम 2 घंटे में तभी हो सकता है जब आपकी स्किल्स बहुत शार्प हो जाएंगी, राइट? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और इस तो 2 चीजें हमने कवर कर ली। पहला चीज था एक बात थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो आई होप सबको समझ में आ गया। दूसरी बात थी चादर की। तो ये जो मुहावरा था, बिलीफ सिस्टम जो था, इस बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ जा सकते हैं। कोई नया बिलीफ सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है बस, ठीक है? और जो दूसरी तीसरी बात जो आई लोगों के बीच में, वो था गाय दूध देती है, तो कहा गया कि नहीं गाय दूध देती नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि गाय दूध देती है
इसको भी हम दोनों वे में समझेंगे। एक जनरल पीपल्स के, जनरल ऑडियंस के रूप में समझेंगे, जो जनरल आदमी है उनके लिए हम समझेंगे, और फिर इसको हम बिजनेस के रूप में भी समझेंगे। अब गाय दूध देती है या गाय से दूध निकालना पड़ता है? देखिए, अगर गाय दूध देती है, नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है, तो आप सांड का भी दूध निकाल सकते हैं, है ना? भाई, अब निकालने की बात है, अगर आप निकालना पड़ता है तो आप सिर्फ गाय से क्यों, आप सांड से भी दूध निकालिए, आप भैंसे से भी दूध निकालिए, भैंस से मत निकालिए, भैंसे से भी दूध निकालिए। तो ये बात यहीं पे खारिज हो जाती है। नहीं, निकालने पड़ने वाली बात नहीं। और निकालना पड़ता है का मतलब है यहाँ पे आप जबरदस्ती कर रहे हो, राइट? जिन लोगों ने गाय का दूध निकालने का प्रोसेस नहीं जाना है, वो इस बात पे तालियां बजा देंगे, ठीक है? लेकिन जो भी व्यक्ति गाय के गाय से दूध निकालने के प्रोसेस को जानते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि गाय से दूध आप जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, राइट? गाय से दूध निकालने के लिए आपको गाय के बछड़े को पहले लेके जाते हैं। गाय का दूध निकालने से पहले गाय को अच्छा खाना दिया जाता है। वो गाय जब खाना खाती है और अपने बछड़े को देख लेती है, जब अपने बछड़े को देख लेती है, पहले बछड़े को दूध दिया जाता है पीने के लिए। गाय दूध तभी छोड़ती जब उसका बछड़ा पी रहा होता, फिर अचानक वहां पे हम जाकर के, और गाय का दूध हर कोई नहीं निकाल सकता। गाय का दूध जिस घर में गाय पाली जाती है, गाय का दूध वो कुछ ही लोगों के हाथ से निकाल के देती है। सपोज करो, मान लो मेरे घर की गाय है और उस गाय से दूध हमेशा पापा निकालते हैं, और अचानक मैं जाकर अगर सोचूं कि गाय का दूध निकाल लूं, तो शायद गाय दूध नहीं देगी, दूध नहीं निकलेगा। निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा, लेकिन उतना नहीं निकलेगा। गाय लात भी मार सकती है आपको, राइट? तो दूध निकालना पड़ता है कि नहीं? निकालना पड़ने वाली बात जहां पे, ये बिलीफ सिस्टम पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना चाहिए लोगों को कि निकालनी पड़ती। यहाँ पे जबरदस्ती की बात की जा रही है। सक्सेस आप जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे दूध जो निकालने की बात की गई है, इसको आप सक्सेस से ले लीजिए। आप किसी भी फील्ड की सक्सेस को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से गाय से दूध जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, गाय दूध गाय को आपको प्रेम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, गाय को आपको चारा पानी देना पड़ता है। गाय के लिए आपको दिन रात उसको नहलाना धुलाना, उसको खिलाना पिलाना, उसको चराना, 8 घंटे दिन में बाहर लेकर के, है ना? उसके बच्चे की केयर करनी पड़ती है। उसके बच्चे को आप प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, गाय को भी प्यार करेंगे, उसको अपना घर का सदस्य मानते हैं, तभी जाकर के गाय एक हेल्दी और अच्छा दूध देती है, राइट? तो उसी तरीके से सक्सेस के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गाय का दूध निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गाय जब दूध देगी और आपने मेहनत करी, तो गाय दूध अपने आप आपको देगी, बाई प्रोडक्ट होता है। गाय अगर आपके व्यवहार से, गाय आपके प्रेम से बहुत खुश है, तो गाय अपने आप दूध देती है, ठीक है? वो बाई प्रोडक्ट हो जाता है गाय का दूध देना। नहीं तो फिर सांड से भी दूध निकाला जा सकता है ना, जबरदस्ती लट मार करके, डंडे मार करके आप सांड से भी दूध निकाल लीजिए, सांड से भी कुछ निकाल लीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? और अब इसी को बिजनेस टर्मिनोलॉजी में समझेंगे तो सक्सेस की बात करते हैं। अब ज्यादातर मैं इसको अभी दोनों लोगों के लिए बताऊंगा, जैसे एक जॉब में जो लोग हैं, जो बिजनेस में लोग हैं, और जो स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस पीपल्स के लिए। तो बिजनेस में भी इसको ले सकते हैं। ज्यादातर इंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल, बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मोटिवेट होकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कि आप जब भी कोई भी बिजनेस में है या कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो देखिए, आप ये मत मानिए कि सक्सेस निकालनी पड़ेगी। नहीं, सक्सेस आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया हुआ है, सक्सेस या उसका, ये सब बाई प्रोडक्ट होने चाहिए, राइट? कभी भी आप मेन प्रोडक्ट आपका जो है, आपका कर्म होना चाहिए। सेंटर में आपका सिर्फ कर्म होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए आपका। अगर एथिकल में आपका जो मकसद है, या अगर आप एक अच्छे मकसद के साथ अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, इंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, तो आप जरूर सक्सेस आपको 100% मिलने वाली है। वो बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप आपके साथ, क्योंकि सक्सेस कोई पड़ाव नहीं होता है। मैं यहाँ पे सक्सेस को भी डिफाइन करना चाहूंगा, बट ये वीडियो सक्सेस के लिए नहीं है, इसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आप समझ लें, क्योंकि वर्ड हमने सक्सेस यूज किया, तो सक्सेस को भी लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सक्सेस कोई भी एक पड़ाव नहीं होता, सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप डेली कुछ ना कुछ सक्सेस पाते हो और कुछ ना कुछ फेलियर्स पाते हो। छोटी छोटी सक्सेस आपके डेली लाइफ में आती है, अगर, और यही छोटी छोटी सक्सेस मिलकर के आपको बड़ी सक्सेस देती है। तो हम सिर्फ बड़ी सक्सेस पे अगर फोकस करेंगे और छोटी सक्सेस पे फोकस नहीं करेंगे, तो कभी भी हम बड़ी सक्सेस नहीं बना पाएंगे। जैसे हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, तब जाके एक बड़ा बॉडी है। तो जो डेली आप सक्सेस गेट करते हो, वो आपके बॉडी सेल्स हैं, ठीक है? 2 4 10 दिन में जो थोड़ी बड़ी और बड़ी जो सक्सेस होती है थोड़ी सी, वो आपकी बॉडी ऑर्गन्स हो गए। और जो बहुत बड़ी सक्सेस है, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली सक्सेस है, वो आपका पूरा होल एंड सोल बॉडी हो गई। तो इसी को आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में सक्सेस को। जैसे आप जॉब में जाते हैं, अगर मान लीजिए आप टाइम पे ऑफिस पहुंच गए, अपने टाइम पे स्कूल पहुंच गए, टाइम पे कॉलेज पहुंच गए, तो आपने टाइम पे अपने क्लास को अटेंड कर लिया, ये आपकी सक्सेस है। आप उस दिन सक्सेसफुल रहे, तो आपकी छोटी सी सक्सेस होगी।
आपने टाइम पे अपना होमवर्क कर लिया, वो आपका एक सक्सेस है। आप टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाए, आप फेल हो गए, तो आपकी एक छोटी सी फेलियर हो गई। इस तरीके की कई फेलियर्स और सक्सेस से मिलकर के हमारी थोड़ी सी बड़ी सक्सेस बनती है, फिर और बड़ी सक्सेस बनती है। इसको हम बाद में कभी भी और एक्सप्लेन करेंगे सक्सेस के बारे में जब बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मैं सक्सेस के बारे में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पे बिजनेस इंटरप्रेन्योर्स के बारे में, कि सक्सेस आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब आपको गाय से दूध नहीं निकालनी है, मेहनत करनी है, गाय दूध देगी। जिस तरीके से आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, आपको हर वो चीज देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है आपको, निकालना पड़ेगा वाली बात जो है बिल्कुल भी आपको अपने बिजनेस के साथ नहीं करनी है। अन्यथा क्या होगा, आप जब ये मान करके करने लग जाओगे नहीं मुझे दूध निकालना है, जबरदस्ती करना है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर प्रेशराइज करोगे, एथिकल बिजनेस की जगह अनएथिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। कस्टमर के आपका, क्योंकि अब आपका मेन फोकस क्या होगा, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट मेकिंग आपका मेन सेंट्रिक हो जाएगा, तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे, कस्टमर की रिटेंशन पे ध्यान नहीं दोगे। आप सोचो कोई बात नहीं, कस्टमर आए जाए चला जाए कोई बात नहीं, तो आप कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश नहीं करोगे, क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, और इससे आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते हो। और इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि जो निकालने वाला जो काम होता है ना, वो रेलवे स्टेशन पे जो चाय बेच रहे होते हैं, वो प्रॉफिट निकालने वाला काम करते हैं, यानी वो सक्सेस निकालने वाला काम करते हैं, तो उनकी सक्सेस हमेशा छोटी रह जाती है। जैसे कि एक रेलवे स्टेशन में जो भी चाय बिक रही होती है, उनको पता होता है कि कस्टमर बार बार आएगा नहीं, तो वो हमेशा क्वालिटी लो करके रखते हैं। तो वो कभी भी आपने नहीं देखा कि रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाला कोई आदमी बहुत बड़ा चाय वाला बन गया हो, राइट, क्योंकि उसका मकसद प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है, वो जबरदस्ती का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है, इसलिए वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि वो कभी भी अपने चाय को प्रेम नहीं करता, कभी भी अपने धंधे को प्रेम नहीं करता, कभी भी अपने कस्टमर को प्रेम नहीं करता है। अगर आप अपने गाय को प्रेम नहीं करेंगे, आप अपने गाय के बछड़े को प्रेम नहीं करेंगे, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, तो गाय आपको दूध नहीं देने वाली है, राइट। उसी तरीके से, लेकिन एक बाहर में कोई चाय वाला हो सकता है, वो बहुत अपने कस्टमर का ध्यान रखता है बहुत, तो वो फेमस एमबीए चाय वाला भी बन सकता है, और भी इसी तरीके से लोग हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने इसलिए वो वहां पे इसलिए कर पाए क्योंकि वो उन्होंने अपने कस्टमर को समझा, वहां पे उन्होंने सक्सेस उनका बाई प्रोडक्ट था, उन्होंने मेहनत करी, अपने काम अपने उसके ऊपर फोकस करा, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करा, प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, कस्टमर की वैल्यू एडिशन को समझा, और सक्सेस उनके लिए उनका बाई प्रोडक्ट है। तो बिजनेस ने फिर उनके चाय के बिजनेस ने ही उनको सक्सेस दी, राइट। समझ सकते हैं आई होप, एंड ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए गाय से दूध जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश ना करें, आप लोग गाय को प्रेम करें, उसी तरीके से अपने बिजनेस को प्रेम करें। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी, आप अपने जॉब में हैं, अपने जॉब से प्रेम करिए, अपने जॉब से ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश या ज्यादा सैलरी लेने का कोशिश ना करें, उसमें आप अपने जॉब में अपनी स्किल्स को डेवलप करें, मेहनत करते रहें, और आपको आप जो चाहते हैं वो सब चीजें आपकी कंपनी, आपका मैनेजमेंट देगा। लेकिन आपको पहले ये प्रूव करना होगा। गाय जैसे दूध तभी देती है जब आप ये प्रूव कर देते हो कि आप गाय से बहुत प्रेम कर रहे हो, उसका बच्चा दूध पी रहा है, वो हेल्दी है और उसको खाना मिल गया। उसी तरीके से आप जॉब में भी आप अपनी मेहनत करेंगे, तो वो भी आपको वहां पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है, सक्सेस मिलेगी वहां पे भी। और इसके बाद जो है एक बात और थी शायद एक और कोई बात थी क्या, या 3 पॉइंट थे? मैं भी मैं कर सकता हूं तो तुम भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक बात कवर कर ली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कवर हो गया है। चादर जितनी हो वो भी कवर कर लिया हमने, और दूध देने वाला बात भी हमने कवर कर लिया, बिलीफ, ये सारी चीजें बिलीफ सिस्टम की बातें हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप एक अच्छा बिलीफ सिस्टम बनाएं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा तो आप सक्सेस, हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, और अपने लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है हैप्पीनेस, आपके अंदर कितनी हैप्पीनेस है, आपने कितने खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और फिर इसी तरीके से एक बात आती है जो अक्सर बहुत ज्यादातर लोगों को मिसगाइड करती है, मिसलीड करती है, वो होती है कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। इसमें अ, इसको भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई आपको ये बात बोलता है कि मैं अगर कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, जनरली क्या होता है कि लोग सिर्फ इतना बोल करके निकल जाते हैं कि भाई मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, है ना, मैंने कर लिया ये चीज तो आप भी कर सकते हो। ये बोल करके मोटिवेटर स्पीकर्स या बहुत सारे और लोग हैं जो बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जो एक ऑडियंस है, या जो एक 12th पास आउट बच्चा है, या एक बंदा जो करियर बनाने की सोच रहा है, वो चौराहे पे खड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है मुझे किधर जाना है, उसने ये बात सुन लिया
कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो उसने किसी किसी की बात सुनी और बोला कि मैं अगर यूट्यूबर बन सकता हूं तो तुम भी बन सकते हो। या किसी बिजनेसमैन की बात सुनी कि भाई मैं बिजनेस कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो उसको उसके मन में क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार, तो उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। वो जिधर सुनता है उधर ही बह लेता है। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगा। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो का मकसद क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए और आपको अपना कौन सा बिलीफ सिस्टम बनाना है। जब भी इसको अगर हम लोग लेते हैं कि तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। अब इसको हम एक समझेंगे, एक बुनियादी एग्जांपल से समझेंगे, छोटे से एग्जांपल से, कि लेट से मेरी मैंने बोला कि मैं अगर कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो मेरा घर था 5 माले, मैंने अपना घर बनाया हुआ था और उस पे मैंने 5 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया मैंने 5 माले की बिल्डिंग बनाई है तो तुम भी अपने घर पे बना सकते हो। और आपने भी उसमें 5 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, बोले कि ठीक है चलो आपने बना लिया तो मैं भी बना लेता हूँ। तो आपने भी 5 माले की बिल्डिंग बना दी, मेरा देखा सीखी, और मैंने आपको कह दिया था कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आप गए, आपने भी 5 माले की बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरी बिल्डिंग तो खड़ी रह गई लेकिन आपकी बिल्डिंग जो है दूसरे दिन गिर जाती है। अब आप बोलोगे कि यार मेरी बिल्डिंग क्यों गिर गई, आपकी क्यों खड़ी रह गई, आपने तो गलत बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या बात है कि आपको लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। देखिए मैंने जो चीज की, ये मैं मेरे को पहले से पता था कि मुझे 5 माले तक बिल्डिंग बनाना, तो मैं 5 माले तक बिल्डिंग के हिसाब से मैंने बेस बनाई और मेरी बिल्डिंग का बेस इतना मजबूत था जो 5 माले का कैपेसिटी ले सकता था। लेकिन आपने मेरी बात को आधा अधूरा सुना और पूरी चीज को समझा नहीं, और आपने अपनी बिल्डिंग वहीं से बनाना शुरू कर दिया विदाउट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। आप भी बना सकते हो 5 माले की, लेकिन आपको देखना होगा कि जो अभी आपका घर है उसकी बिल्डिंग की नींव जो है वो कितनी मजबूत है। क्या वो 2 माले तक ले सकती है या 5 माला तक ले सकती है कि नहीं ले सकती है। तो अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो वो 5 माले का बोझ नहीं ले पाएगी और वो टूट जाएगी, और आपने 5 माला बना दिया। तो इसी को अब हम समझते हैं ह्यूमन टर्म्स में। मेरी कैपेसिटी, सपोज करो मैं आज कहीं पे पहुंच गया, या मैंने अपनी किसी भी चीज में, चाहे जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी की भी सक्सेस को देखते हैं, या मैंने आके कह दिया कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरी फाउंडेशन की बात है, मेरी फाउंडेशन अगर उसके हिसाब से बनी हुई है, मैं जहां भी पहुंचा हूं उस फाउंडेशन से पहुंचा होऊंगा। और आपको ये देखना होगा, आपको क्या समझना है कि आप जो करना चाहते हो, जो मैंने किया है उसके लिए मैंने क्या फाउंडेशन बनाई, मैंने क्या प्रिपरेशन करी, वो प्रिपरेशन आपको भी करनी होगी। आप पहुंच सकते हो, बिल्कुल आप भी वो चीज कर सकते हो, लेकिन आपको पहले फाउंडेशन तैयार करनी होगी। अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है तो आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। वो फाउंडेशन पिलर्स तैयार करने पड़ेंगे जो मैं जो कर रहा हूं उसके लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो चीजें आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप वो चीज कर सकते हो। अगर सिर्फ ये चीज सुन करके कि वो कर सकता तो मैं भी करने लग जाऊं और आप करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, आप पानी में कूद पड़ते हैं तैरने के लिए, तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम किसी की बात से मोटिवेट होकर के कुछ भी करने के लिए जाएं तो हम उनकी स्टडी कर लें, उसके प्लस उसके एस उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान लें, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जान लें। क्योंकि जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा होता है वो कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, कोई ना कोई वर्क होता है, वो कोई बंदा नहीं होता है। सपोज करो कोई यूट्यूब में है, ठीक है, मोटिवेटर स्पीकर है, तो हो सकता है उसकी 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 कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या वो प्रेजेंटेड बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल है, इसलिए वो सक्सेस है। अब आपने उसने ये बात बोल दी कि मैं कर सकता हूँ भाई, मोटिवेटर स्पीकर बन सकता हूँ, तो आप भी बन सकते हो। लेकिन आप कैसे बन सकते हो? अगर आपके अंदर, आप मोटिवेटर स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटीज आपके अंदर या तो होनी चाहिए, अगर होंगी तो आप डेफिनेटली बन चुके होंगे, राइट। और नहीं है तो आपको वो क्वालिटीज पहले डेवलप करनी होगी, और ये देखना होगा कि क्या वो क्वालिटीज आप उस लेवल तक डेवलप कर सकते हो जहां पे आप वो सक्सेस जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज को अगर हम लोग एनालिसिस करके चलेंगे और इन चीजों को इस तरीके से समझेंगे तो फिर आप उन चीजों पे सक्सेस गेन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कोरी बातों से नहीं कुछ होने वाला है। आप सिर्फ इनको अगर सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के तौर पे लेंगे तो नहीं होगा। तो आपको एक सही बिलीफ सिस्टम बनाने की जरूरत है। अगर आप सही बिलीफ सिस्टम बना पाएंगे, ठीक है, और कोई भी बात होती उसकी जड़ तक पहुंचे, उसमें उसको इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जो भी चीज में, जिस भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल बिलीफ सिस्टम के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कुछ मिसकंसेप्शन वाले बिलीफ सिस्टम थे उनसे हमें कैसे बाहर निकलना है और कौन सा बिलीफ सिस्टम हमें बनाना है।
बिलीफ सिस्टम, फाइनली मैं यही वर्ड्स कहना चाहूंगा, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए आपको, इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ या मेरी वीकनेस के ऊपर मैं काम करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और काम करके अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर सकता हूं कि मैं अपने कंपटीटर से आगे निकल जाऊं। अगर इस तरीके का बिलीफ सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सक्सेस और फेलियर जीवन में हमेशा चलते रहेंगे, साथ में चलेंगे। छोटी छोटी सक्सेस मिलकर के थोड़ी बड़ी सक्सेस बनती है, और बड़ी सक्सेस मिलकर के एक फाइनल सक्सेस बनती है। तो इसलिए आप हमेशा छोटी छोटी सक्सेस को ध्यान में रखें। छोटी छोटी सक्सेस आपको मोटिवेट करेगी कल के लिए, कल कुछ और अच्छा करने के लिए। ठीक है।